इसके बारे में आप जानते हैं ये किस प्रकार की डिजीज़ है? इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें और मतलब अर्ली स्टेज में पता लग गया तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये भी अभी न्यूली अभी प्रचलन में आई है। अभी तक लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। होना चाहिए, योगा नेचुरोपैथी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं एज ए ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, आपका पार्ट है। आपको अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी ना। आमतौर पर रोग और बीमारियों का मसला सामने आते ही लोग चर्चा से बचने लगते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी समाज के लिए नासूर बन जाए तो उस पर आज नहीं तो कल आपको चुप्पी तोड़नी ही पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक सामाजिक स्तर पर उस बीमारी की गंभीरता और प्रभाव का पता नहीं चलेगा। इसके ठीक उलट अगर लोगों को ऐसी गुमनाम बीमारियों के बारे में जानकारी होगी तो इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम होगा कि इस तरह की बीमारियों को कितनी गंभीरता से लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसका उपचार भी शुरू कर देना चाहिए। दरअसल ऐसी बीमारियों को छुपाने में केवल रोगी का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे समाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसका एक और नुकसान यह भी है कि ऐसे रोगों को लेकर सामाजिक स्तर पर जागरूकता नहीं होती और सरकारी स्तर पर भी इन बीमारियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज देश की करीब 4% आबादी ऐसी ही बीमारियों का सामना कर रही है, जिससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। ऐसी ही एक बीमारी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, जिसके बारे में सामाजिक जागरूकता बेहद कम है। हालांकि ना तो यह संक्रामक बीमारी है, जिसे छुपाना कई बार लोगों के लिए मजबूरी साबित होता है, बावजूद इससे पीड़ित मरीज खुलकर सामने नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, ये है कास इंडिया और मैं हूं अविनाश झा। आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए यह पता लगाने निकले हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में लोग कितना जानते हैं। यह जानने के लिए आज हम दिल्ली के जनकपुरी स्थित सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी में पहुंचे हैं और यहां इस विषय पर लोगों से बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह ज़रूर बता दें कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड योगा एंड नेचुरोपैथी और कास इंडिया यहां एक जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहा है, जिससे हम लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपको सीधे जागरूकता शिविर लेकर चलते हैं। एक बार और करेंगे आप सेंटर में गर्दन को ले आए, सांस भरें, धीरे धीरे
के बारे में नहीं सुना है वो मुझे पता लग गया, यहाँ पे देख लिया कितने लोगों ने नहीं सुना है। तो बेसिकली हमारा काम यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें और मतलब अर्ली स्टेज में पता लग गया तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण क्या है, ठीक है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण आपको होंगे आपके स्पाइन, गर्दन, वहाँ पे आपको सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपको वहाँ पे जकड़न सी महसूस होगी। जब आप लगेगा ना कि एकदम स्टिफनेस टाइप में होता है, स्टिफनेस आपको एकदम अकड़ा हुआ शरीर लगेगा, तो वो शुरुआत होती है। तो 2-3 महीने में यदि आपका वो चीज़ सही नहीं होता है तो आपको उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। और इसका आगे टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम है HLA-B27 और नॉर्मल फिजिशियन वगैरह इसको नहीं देखते हैं। लक्षण मैंने आपको बता दिया, टेस्ट होता है HLA-B27 और रेमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो खास इस बीमारी के लिए इनको देखते हैं, नॉर्मल फिजिशियन इसको नहीं देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बीमारी डायग्नोस तब होती है जब 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद लोगों को पता लगता है कि मुझे ये बीमारी है। तब तक वो बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब तक काफ़ी कुछ बिगड़ चुका होता है। तो अवेयरनेस फैलाने का ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पता लग जाए कि इस नाम की भी बीमारी होती है और हम मतलब उसको अपने अर्ली स्टेज पे ही उस पर काम करना शुरू कर दें तो आप इससे निजात पा सकते हैं। और इसमें निजात के लिए सबसे 1 नंबर जो इसका उपाय है वो है योग, एक्सरसाइज इसका 1 नंबर उपाय है। आप इससे मतलब इस चीज़ को किसी को हो भी गया है तो आप इससे मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब योग के बारे में, बीमारी के बारे में और किसी को कुछ पूछना हो या कुछ है, लक्षण मैंने आपको बता ही दिए, किसी को कुछ पूछना है तो बेशक पूछ सकते हैं। जी, बीमारी का नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें जकड़न अकड़न वो आपके स्पाइन, कूल्हे यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, वो आपको स्टिफनेस कर देगा। और ये खास तौर पर जब होता है जब आप सो के उठते हैं, जब आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि इंसान फ्रेश महसूस करता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, आदमी बुझा थका पूरे 8 घंटे नींद लेने के बाद भी बुझा रहेगा और सो के उठेगा, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, एकदम करवट बदलेगा, सब कुछ इधर उधर करके बहुत मुश्किल से उठेगा। बस ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। बस आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको पेन किलर या इंजेक्शन वगैरह ये सब कुछ देंगे। लेकिन यदि हाँ ऐसी ये नहीं बात है कि किसी को ऐसा अकड़न हुआ तो ज़रूरी है कि एंकाइलोजिंग ही हो जाए, इसमें काफ़ी रूप होते हैं। आ रहा होता है 1 मिनट, तो उसमें आप 3 महीने तक देखिए, 3 महीने तक आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आता है इसका HLA-B27, वो टेस्ट करवाइए, यदि इसमें नेगेटिव आ गया तो ठीक है, पॉजिटिव आया तो आप रेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। आपको हर हॉस्पिटल में रेमेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, आप उनसे तो आप इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन डिजीज शुरू होने के बाद 10 साल बाद आपको पता लग रहा है कि भाई मुझे ये डिसीज है, तो फिर काबू पाना मुश्किल है। इसमें आप योग, एक्सरसाइज वगैरह करके इसको बस कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसा भी हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। बस हमारा मकसद यही है, हमारी कास्ट इंडिया टीम का मकसद यही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए, ठीक है। आपके भी कोई जानकार होंगे, कोई पूछेंगे कहीं जाकर कि भाई मुझे ये परेशानी हो रही है, जब आपको पता होगा तभी तो वो किसी को बताएंगे। तो हमारा मकसद बस इतना ही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि अर्ली स्टेज में लोग इसको जल्दी से जल्दी इसके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है सर। फाइनल स्टेज में देखिए हमारी ये अविनाश जी है, इनकी बॉडी आपको थोड़ी वो लग रही है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपको मेरी बॉडी झुकी हुई लग रही होगी, बिल्कुल लग रही है। इसमें क्या होता है, लास्ट में हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, हड्डी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। कई लोगों का एडवांस स्टेज होता है, वो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा झुकनी शुरू हो जाती है और मतलब डिफॉर्मेटिंग जो आप समझते हैं, हड्डियों बोन टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी इसमें। हाँ, कुबड़ जो कहते हैं, कुबड़ अलग चीज़ है, कुबड़ तो जैसे पीठ में निकल गया, अकड़ जाना मतलब उसके बाद हिलना डुलना सारा कुछ बंद। हाँ, गठिया का ही प्रकार है ये, और जॉइंट्स में स्वेलिंग वगैरह रहती है। जैसे घुटना आपका दर्द होता है, लेकिन एक स्टेज में घुटना एकदम बंद हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको चलना फिरना नहीं है, बैठना नहीं है। सेम एज इट इज जब हमारे सर्वाइकल में ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो जाए अकड़, और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको चलना फिरना नहीं है, सामने नहीं झुकना है, पीछे नहीं झुकना है, कुछ करना नहीं है, वो स्थिति
ये बीमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं बम्बू स्पाइन बोलते हैं इसको हिंदी में भी। और कशेरुकाओं का बिल्कुल हिलना डुलना बंद। अगर कशेरुका होती है, मतलब स्पाइन 32 होती है ना, स्पाइन में 32 जोड़, उनका बिल्कुल स्टिप हो जाना, एक हो जाना ऊपर से नीचे तक। वो अभी मैम बताएंगी, उसके लिए मैं मैम जी सर बताइए। बताइए सर, बताइए। हमें स्टार्टिंग में अगर नहीं पता लगा, क्योंकि बहुत सारे और प्रेशर होते हैं, लाइट शेक कभी हम सोचते हैं आज शायद बैड रिजल्ट्स हो गए इसलिए नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे ये स्टेज बढ़ के 2 साल या 3 साल बाद फिर हम रियलाइज करते हैं। बट हम योग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो क्या योग करने वालों को भी ये हो सकता है, हमें पता ना चले। सर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसका जो कारण होता है ना, ये इसका कारण अभी तक तो कोई क्लियर कभी वैज्ञानिकों ने भी नहीं बताया है। इसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है ये, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जीन्स में आता है, आनुवांशिक रोग होता है, ये जीन्स में आता है। इसी जीन्स की जांच के लिए HLA-B27 की जांच की जाती है, ठीक है। मेन ये होता है, वो आप एक्टिव पर्सन भी है तब भी आपको हो सकता है। हाँ, बस ये है कि आप योग वगैरह कर रहे हैं रोज़, दिनचर्या में रोज़ योगाभ्यास कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आप एडवांस स्टेज में भी चले जाइएगा, तब भी आपको मतलब आपकी जो मोबिलाइजेशन है बॉडी की, वो आपकी सही रहेगी। बट ये योग से ठीक नहीं होगा। योग से पूरा ठीक नहीं होगा, बस होता है ना जैसे कि कंट्रोल में रख सकते हैं आप उसको। इसमें आप पूरा अर्ली स्टेज में आपको पता लग गया तो आप ठीक हो सकते हैं। यदि आपको 10 साल 12 साल बाद पता लगा है तो आप उसको बस कंट्रोल में रख मेरा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें तो पता ही नहीं लगा और हम योग करते हैं। सर यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपको पता लगे, आपको ऐसी समस्या आ रही है जकड़न अकड़न की, आप सीधा रेमाटोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। विदाउट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा, हम योग करते भी नहीं, कभी को करते नहीं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ट्रीटमेंट तो साथ में लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट रेमाटोलॉजिस्ट से लेनी पड़ेगी, और साथ में योग एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो मुझे नर्वस है, कमर से नीचे सुनपन और तो मुझे कमर से नीचे सुनपन है, मतलब नमनेस, और नस भी खींचा हुआ राइट लेग में, तो चलने का भी मतलब ऐसा दिक्कत है। मुझे 3 महीने से है, 3 महीने। सर ये हमारा मैंने कराया हूँ, डॉक्टर को कह रहा ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अभी तो ऑपरेशन नहीं करवा था। तो आपके हिप में यहाँ पे दर्द होता है, पीछे हिप में दर्द नहीं है, खिंचाव है, खिंचाव है, नस की हाँ। प्रॉब्लम है। तो ये आप एक बार मतलब डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। योग वगैरह का साधन आप ले रहे हैं, पता कर रहा हूँ, योग फिर भी ठीक है, बेटर है। योग से ही आप सही हो पाएंगे, क्योंकि इसमें योग और एक्सरसाइज ही काम आती है। ट्रीटमेंट तो जो चलता रहता है। टेस्ट कराइए। इनका अगर क्वेश्चन है उसमें कि अगर योग कर रहे हैं और उस बीच ये हो जाती है और हमें नहीं पता, तो वो जो योग हम जो डेली कर रहे हैं उससे वो चीज सॉल्व हो जाएगी, या अभी भी 12 साल बाद या 10 साल बाद हमें पता चल करते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्योर होती रहेगी, आपको क्योर हो जाएगी? क्योर होती रहेगी, लेकिन परमानेंट कह नहीं सकते, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के, उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, ऑर्थराइटिस समझकर ही उसका इलाज दिया जाता है, ब्रेन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, समझ रहे हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है। इलाज कई बार उसका ले रहे होते हैं, प्रॉब्लम वो दूसरी हो रही होती है। हाँ, तो गठिया भी कई प्रकार का है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सिंपल जॉइंट्स पेन वगैरह। आप देख लें, वेदर चेंज होता है उसमें भी जॉइंट्स पेन हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग गठिया की अलग अलग इलाज है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये भी गठिया का ही बिगड़ा हुआ रूप मान सकते हो। जी जी। इसमें बस ठीक है। स्टिफनेस जो होती है, अकड़न, इसकी पहली पहचान यही है। किसी का उनका तो यही बोला, सामान्य बैक पेन। नस ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन कम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम कम है। ये योग से ठीक हो जाएगा, फिर ये हाँ जी, स्टेबल हो योग जाएगा। और आयुर्वेदिक लाइक डायबिटीज हाँ। मैनेजमेंट हो रहा है, बट नॉट कंफर्म की क्योर हो जाएगा। आप एक लेवल पे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, समझ रहे हैं। ये थोड़ा इसलिए योग करते रहो तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये भी है। और वो छुट्टी और योग बाद में ज्वाइन किया है तो वो स्टेबल, समझ रहे हैं, मैनेजमेंट हो जाएगा, ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं वो रूप। एक तो बॉडी पूरी 90 डिग्री पर आगे होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, बैठ जाती है, तो वहाँ तक स्थिति पहुँचेगी। आप सही रहेंगे।
टेस्ट का था क्या क्राइटेरिया है? टेस्ट का वो ब्लड कैसे कराते हैं? वो ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट का नाम है HLA-B27। HLA-B27 ये जीन्स की उसके लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है जी जी मैम। सर ये जो डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डिस्क होता है ना पीछे जो, जी तो ये भी इसी में इंक्लूड होगा? नहीं ज़रूरी नहीं है, डिस्क में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, सर्वाइकल भी आ जाता है, वो भी एंकाइलोजिंग भी आ जाता है। एंकाइलोजिंग में मेन वही होता है कि आपको अकड़न वगैरह होती है, और जो नॉर्मल डिस्क प्रॉब्लम है उसमें आपको हल्का पेन होगा। आप नॉर्मल किसी फिजिशियन डॉक्टर से दिखा के आपको यदि 1-2 महीने में आराम मिल जाता है योग के थ्रू, आराम से योग के थ्रू तो आराम बिल्कुल ही मिलना जरूरी हो जाए। और एक बात और, ये जो एक हम बन जाता है, हम बैक साइड में जो एक छोटा सा स्वेलिंग का स्वेलिंग हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन की कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो। अच्छा, वो हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ। जैसे ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा, तो हम बन जाता है बहुत बड़ा, तो आप लाइक अ माउंटेन। आप वो समझिए, आप एक काम योग तो आप कर ही रही हैं, आप किसी ऑर्थो डॉक्टर से मिलिए। यदि 2-3 महीने में आपको नहीं रिजल्ट मिलता है तो आप रेमेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो भी इन सबको अच्छे से देख। और ये जो टर्म है रेमेटोलॉजिस्ट, ये रेमेटोलॉजी यहाँ पे नियर कहाँ है? नियर देखिए, वैसे तो ये डिपार्टमेंट आपका ये द्वारका में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल वगैरह है जी, मतलब वैसे। सर आप डिटेल्स दीजिएगा, वी ऑल आर इन ग्रुप, ओके तो उसमें मैं इन लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा। और दूसरी बात है, चलिए ना, मैं ये कह रहा था, हमारी टीम कास इंडिया सोशल मीडिया पे पूरी एक्टिव है, और इसमें वेबसाइट भी है कास इंडिया के नाम से। आप गूगल में सर्च मारेंगे तो वो आपको सारा डिटेल उसमें आ जाएगा। हमारी टीम कास इंडिया, CAAS इंडिया, ठीक है, उसमें आप गूगल में सर्च मारेंगे। हमारी टीम का मोटिव यही है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना, कि लोगों को जल्दी से जल्दी बीमारियों का पता लगे। बाकी हम लोग हेल्थ न्यूज़ वगैरह सब उसमें डालते ही हैं, लोगों को इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे, हमारी टीम का ये काम है। दूसरा प्लस ये, सोशल मीडिया से हमारी आगे चल के कुछ इनकम होती है। तो कई पेशेंट ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट बोल दिया जाता है कि भाई अब उसमें 10 लाख 15 लाख का खर्चा हो गया, तो जो भी सोशल मीडिया से हमारी कुछ इनकम वगैरह आगे चल के होती है, तो उसमें से मोटा हिस्सा हम लोग ऐसे पेशेंट के लिए मतलब उसमें खर्च करने की आगे की हमारी सोचिंग है। तो आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग कास इंडिया को फॉलो वगैरह करिए, ठीक है, जुड़े रहिए हमारी टीम से, ठीक है। CAAS इंडिया कास, हाँ, कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फुल फॉर्म ये। हाँ, कार्ड यहाँ रखा हुआ है, आप कार्ड ले जाइए उसमें। तो दोस्तों, आइए हम योगा सेंटर में योगा टीचर से बात करें और जानें कि इस योगा से कितनी बेनिफिट मिलती है और इस बीमारी में क्या क्या लाभ मिलता है। हम श्लोक कुमार सिंह, योगा थेरेपिस्ट, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में कार्यरत हैं। जिस कारण तो सर, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन से ऐसे योग हैं जिससे इससे ग्रसित बीमारी के लोग जो हैं वो लाभ उठा सकते हैं? इस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा जो अभी प्रचलन में लाया गया है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, साथ ही मुंगेर बिहार में अभी बहुत दिनों से प्रचलित है उनका पवन मुक्तासन सीरीज, साथ ही श्वसन की क्रियाएं बहुत ही लाभदायक हैं। इस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर व्यक्ति बिल्कुल भी करने की स्थिति में नहीं है, सर्वप्रथम वो ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। श्वसन की क्रियाओं में मुंगेर बिहार जो स्वामी शिवानंद द्वारा स्थापित है, उन्होंने ब्रीदिंग की 4 टेक्निक बताई है। थ्रोट ब्रीदिंग, जिसे कैसेडुका ब्रीदिंग बोलते हैं। दूसरा थोरेसिक ब्रीदिंग, जिसे हम फुसफुसी श्वसन बोलते हैं। तीसरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसे हम पेट की श्वसन बोलते हैं। और चौथा, इन तीनों को एक साथ जो करते हैं उसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो इन चारों को पहले ये लोग धीरे धीरे स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि ऐसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते। ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करने के कारण शरीर में प्राणिक लेवल जो है बिल्कुल घट जाता है।
तो सर्वप्रथम अगर इस रोग का आपको अच्छे से इलाज करना है तो अपने आप को ब्रीदिंग से जोड़िए, ब्रीथ को ठीक करिए। ब्रीथ को ठीक करते ही आप योग के दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे, जो है पवन मुक्तासन सीरीज, जिसमें हम जोड़ों की सारी एक्सरसाइज करते हैं, हाथ की अंगुलियों से लेकर कमर और पैर के अंगूठे तक। ये पवन मुक्तासन सीरीज मुंगेर बिहार ने 3 पार्ट्स में बांटा है। गठिया रोग निरोधक, दूसरा उदर से रिलेटेड, तीसरा शक्ति चालन की। इसके बाद थोड़ा सा आप करने की स्थिति में जैसे ही आते हैं तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की 48 क्रियाओं को प्रतिपादित किया है, उसको डेवलप किया है। साथ ही उन्होंने मोरारजी देसाई में योग इंस्टीट्यूट है, उसमें 185 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली हर एक रोगों का इलाज किया था, जो रिसर्च भी पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें सारे रोगों का इलाज हो जाता था। उसमें गर्दन की 4 एक्सरसाइज है, आगे और पीछे झुकाने की, दाहिने और बाएं झुकाने की, राइट और लेफ्ट घुमाने की और पूरा गोल घुमाने की। आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से श्वसन के साथ करते हैं तो गर्दन के ऊपर की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इसके बाद कंधे की, भुजाओं की, भुजबल्लियों की, अंगुलियों की, अंगुली शक्ति विकासक भी उन्होंने अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया है, जिसको करने से आप हाथ से रिलेटेड सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिर उन्होंने वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया भी प्रतिपादित किया है, बताया है अच्छे से। उदर शक्ति विकासक की क्रियाएं बताया है, स्कंध शक्ति विकासक क्रियाएं बताया है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड पीछे झुकने की, आपके जानु शक्ति विकासक क्रिया बताए हैं, पिंडली शक्ति विकासक क्रिया है। ऐसे उन्होंने 48 क्रियाओं को इतने ही सूक्ष्म रूप से और इतने व्यवस्थित ढंग से पूरा लोगों को समझाया है, अपने किताब में लिखा है, जो किताब है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। किताब में पूरी तरीके से उन्होंने डिटेल में बता दिया, जिसको करने से आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। ना केवल ठीक हो सकते हैं, बल्कि आप प्रारंभिक स्थिति जैसे काम भी कर सकते हैं। आप इन क्रियाओं को करने के बाद योग की कुछ प्राणायाम है, जिनको करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज हम आए एक योगा सेंटर पे और जानते हैं यहाँ पर लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में कितना पता है। सर आपका नाम? मैडम शांति प्रकाश है, मैं भारतीय योग संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आप जानते हैं, ये किस प्रकार की डिजीज़ है? इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी है, क्योंकि मैं उससे पीड़ित रहा हूँ। और मैंने 1987 से योग को ज्वाइन किया, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जो योग संस्थान है गोलडा खाने पर। उसके बाद यहाँ इस संस्थान से मैं 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और योग के मार्फत बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं डायबिटीज़ से भी पीड़ित रहा, तो डायबिटीज़ में भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो योग स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सर से सुना, योग कितना हमारे लिए लाभदायक है और कितना हम इस योग से कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आइए हम एक और सर से बात करते हैं। हमारे भारतीय योग संघ के अध्यक्ष हैं बीडी कौशिक जी। हाँ जी सर, आपको इस सेंटर पर आके कितना लाभ मिला और आप किस डिजीज़ से ग्रसित हैं? मैं पहले अस्थमा का मरीज होने लगा था। मेरे को एक मेरे साथी ने बोला आओ, मैं 99 से ज्वाइन किया और मैं लगातार आ रहा हूँ और मुझे बहुत लाभ है। अस्थमा नहीं है, उससे मेरे को आराम मिला है। ठीक है, धन्यवाद। तो आइए और हम जानते हैं इनके बारे में। मैम, आपका नाम? सविता राजपूत। और आपको इस योगा सेंटर पे कितना लाभ मिला है और कितना? मुझे इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर मेरा बॉडी है ना बहुत एक्टिव हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के ना एक्टिवनेस ज़्यादा हो गई है। आपको क्या डिजीज़ था या क्या परेशानी से आपको? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, फिट आने के लिए आ रही। ओके, चलिए मैडम। एक्टिवनेस आ गई है। मैम, आपका नाम? मैं सुनीता शर्मा, मैं यहाँ पे 8 साल से आ रही हूँ और मेरे को नी की प्रॉब्लम थी, वो मेरी अब सॉल्व हो रही है।
अब पहले से ज़्यादा बेटर तो फील करती हूँ। इस योगा सेंटर पर आकर आपको काफ़ी लाभ मिला? काफ़ी लाभ मिला है मेरे को। जब मैं अगर नहीं आती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं जब आती हूँ तो मेरी बॉडी एकदम से एक्टिव करती है। ठीक है, आइए मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम? Good morning, I am Mrs. Radha. ओके। I am coming here for the last 1 decade, it seems to me. I was very allergic, you know. After joining the yoga center, I am totally fine. ओके। Yes, it helped me a lot. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, योगा सेंटर पे आके योग करने से आपको कितना लाभ मिलता है। आपको कोई भी डिजीज़ हो चाहे ना हो, आप जितना योग करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये हेल्दी ना ही कि ओल्ड एज के लिए बल्कि युवा वर्ग के लिए भी कितना लाभदायक है। दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और एक कहावत और भी सुनी होगी, जो करे योग वो रहे निरोग। तो इसमें खुशी के लिए और अपनी निरोगी काया के लिए योग ज़रूरी है और योग के शरण में आना ही पड़ता है। तो पे हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो यहाँ पे कंसल्ट फिजिशियन है। तो हम जानेंगे इनसे यहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होता है और योग वगैरह के बारे में, यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है और योग वगैरह कैसे सिखाया जाता है। तो चलिए अभी डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जुड़े यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं और उनको कितना लाभ होता है योगा से। तो डॉक्टर साहब बताएं फिर। नमस्कार, कास्ट इंडिया के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरे सामने रत्नीश जी बैठे हुए हैं, अविनाश जी हैं और इनके जो प्रेसिडेंट साहब अंकुश जी को, उनको भी मेरा नमस्कार। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे योगा कक्षाएं चलाते हैं। कुछ कक्षाएं यहाँ पे फ्री भी चलती है, कुछ पेड भी होती हैं। ठीक है, मैं फ्री कक्षा चलाने का ये नहीं है, उद्देश्य तो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। आजकल जो बीमारियां जो हो रही है, मतलब बेसिकली जो होती है वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिनको बैक पेन है, इस तरह की जो बीमारी जो बहुत ज़्यादा नॉर्मली मिल रही है। अगर हम 100 पेशेंटों की बात करेंगे, 100 में से 80 पेशेंटों को यही दिक्कत होगी, बाकी और लोगों को कुछ अलग डिजीज़, सपोज करो कैंसर है, इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। बाकी नॉर्मली यही डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पेशेंट अब हमारे पास आते हैं बेसिकली योगा नेचुरोपैथी के लिए, वो बहुत क्रोनिक कंडीशन में आते हैं। क्रोनिक कंडीशन से वो पहले एलोपैथी में जा चुके होंगे, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, जो भी पैथी अवेलेबल है उनमें जाने के बाद वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है तो हम योगा नेचुरोपैथी में जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा नेचुरोपैथी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, उस पर ऐसे नहीं एज ए ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, आपका पार्ट है। आपको अगर उसको अपनाएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी ना। ठीक है, आपको बीमारी ना हो इसलिए आपको योग नेचुरोपैथी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ठीक है, वो सभी के लिए, किसी बच्चे से लेके एक बुजुर्ग आदमी जो जीवित है और अभी तक लाइफ सर्वाइव कर रहा है, वो भी इसको कर सकता है। योग नेचुरोपैथी सभी के लिए। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने बताया कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस पे ये लोग डील कर रहे हैं, इवन इन लोगों को भी ये चीज़ है, डिजीज़ है। जो मेरे सामने बैठे हुए रत्नीश जी है, अविनाश जी है, इवन इनके जो प्रेसिडेंट सर हैं अंकुर जी, उनको भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उन्होंने ये फाउंडेशन इसलिए रखा है कि फाउंडेशन की नींव इसलिए रखी है कि ये चाहते हैं कि भाई लोगों को अवेयरनेस मिले कि हम कैसे, मतलब लोगों को पहले से ही वो मतलब अवेयर कर रहे हैं कि इसके किस तरह के सिम्टम्स होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो कैसे पहचानेंगे। कई बार लोगों को पता ही नहीं था, उनको 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से वो बीमारी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उस जाके उनको पता लगता है कि हमें ये चीज़ है। क्योंकि वो नॉर्मली टेस्ट कराते ही नहीं, वो सोचते हैं उसको बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, लंबार पेन, जो भी उसको समझ के उसको इग्नोर करते रहते हैं। वो पेन किलर्स खाते रहते हैं। नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखा के वो सोचते हैं कि ठीक है हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको थोड़ा भी पेन रिलीव होता है, वो सोचते हैं कि ठीक है मतलब हम अब सही लाइन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार वो बीमारी कुछ और निकलती है। जैसे कि इन्होंने बताया, मैंने लोगों से डिस्कस हुआ जैसे भी, तो इन्होंने बताया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत मतलब वैसे ही है कि जैसे मतलब इसकी जो उम्र होती है बहुत यंग एज में स्टार्ट हो जाती है। आप अगर इसको कह सकते हैं 15 से 20 साल की एज में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लगभग 40 साल तक की एज में इसको रहता है। ठीक है, उससे ऊपर होना बहुत रेयर चांस में होता है। लेकिन ये एज ग्रुप है, इसका जो एज ग्रुप है 15 से 40 साल की एज में इसको चांसेस हैं होने के। इसमें जेनेटिक भी होता है, आनुवंशिक भी हो सकता है। जिनके अंदर HLA-B27 करके जीन होता है, अगर जिनमें ये पॉजिटिव पाया जाता है तो उनमें तो है ही। और बेसिकली देखा जाता है 80 से 90% लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव होता है, जिनके अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पाया जाता है या उनमें जो डायग्नोस होता है। ठीक है, तो मेरा मानना है योगा नेचुरोपैथी की अगर हम बात कर रहे हैं
तो योगा नेचुरोपैथी इसके अंदर अच्छे से डील कर सकती है। मैं नहीं कहता कि वो ट्रीट कर सकती है प्योरली पूरा 100% ट्रीट कर सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक उसको जो उसका स्ट्रेस है, उसको जो बॉडी का जो उसका रिजिड हो गई उसकी बॉडी को, उसको वो मॉडिफाई मतलब अच्छे उसके अंदर, जिससे कि वो आराम से सर्वाइव कर सके। वो ऐसा नहीं हो जाए कि वो बेड रिडन हो जाए, यानी कि वो बिस्तर पे आ जाए, ये कंडीशन नहीं आएगी। उसका ये होना चाहिए कि भाई सपोज करो, मैं योगा में कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे हम कहते हैं कि भुजंग आसन, जिसमें हम बैक स्ट्रेचिंग करते हैं, बाल आसन, ठीक है, सेतु बंद आसन, ठीक, सलभ आसन, इस तरह के कुछ आसन है जिसमें हम बैक स्ट्रेचिंग करते हैं। अर्ध चक्रासन, जिसके अंदर ये हम बैक को पीछे की तरफ बैंड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो रिजिड हो गई, जो आपका फ्यूजन हो गया बॉडी के अंदर, जो मतलब कहते हैं ना इसके अंदर फ्यूजन होता है, बॉडी आपस में मर्ज हो गई, जो आपकी बोन है वो मर्ज हो गई, जो आपकी वर्टिब्रास मर्ज हो गई, एक दूसरे के अंदर जुड़ गई। इसकी वजह से तो आपको स्टिफनेस आती है, आपकी जो बोन मतलब जो सर्वाइकल की जो कर्व में होती है वो आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इसके अंदर। इसकी वजह से आपको स्टिफनेस रहती है बहुत ज़्यादा। आप जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। आप उठने के बाद अगर एक बार चलने लग गए तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार गेटअप होंगे, एक बार मतलब स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। कई लोगों के नेक स्टिफ हो जाते हैं, कई लोग बैंड भी करने लग जाते हैं, और एज के साथ वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप योगा नेचुरोपैथी में भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि बॉडी का फुल बॉडी मसाज होती है, मड बाथ होता है, उनको मसाज करने के बाद उनको स्टीम दिया जाता है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी साथ में करें और इवन योगा को साथ में लेके चले तो काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप कहीं भी जाएं और इस अवेयरनेस को आप जहाँ भी फैला रहे हैं, उन लोगों को योग के बारे में ज़रूर जानकारी दें। अगर आपको चाहिए तो हमारे यहाँ से भी कोई योगा का कोई भी टीचर या कोई भी इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपको चाहिए तो हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई अच्छी जानकारी उनसे प्राप्त हो, और जो भी लोग उसको सुने या उसको देखने के लिए आए या उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, उनको बहुत सी मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और आपने मुझे अंकुरजी स्पेशलिस्ट के बारे में मुझे कुछ जानकारी देने के लिए अपना समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखा लोग साहब ने कि योग से और नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, और आप लोग डॉक्टर साहब के सपोर्ट के लिए दोबारा मैं इनका धन्यवाद करता हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए इसमें जुड़े हैं सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें।